गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? डायलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज डायलेक्ट्रिक्स? डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो डायलेक्ट्रिक्स हमने बताया था, डायलेक्ट्रिक्स सिमिलर टू द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर सिमिलर टू द इंसुलेटर। डायलेक्ट्रिक्स किस तरह होते हैं? इंसुलेटर की तरह। मतलब डायलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स which do not allow to flow of current but it shows electrical effect। डायलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने से करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, वो डायलेक्ट्रिक्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इफेक्ट है उसे यदि शो नहीं करता है तो फिर वो इंसुलेटर है। क्लियर सभी को? तो डायलेक्ट्रिक्स हमने बताया है, सभी डायलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक्स नहीं होते। ये मैंने आपको बताया। टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक्स हमने एक्सप्लेन किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारे जो पोलर डायलेक्ट्रिक्स हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में उनके पोल्स ओरिएंट हो जाते हैं। मतलब माइनस प्लस कहीं भी हो, लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से रिड्यूस होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो क्यों डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? पोलराइजेशन के कारण, ये हमें समझना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से क्या एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको आज मिलने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएं, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन, बाय द polarization of dielectrics। Reduction of electric field by the polarization of dielectrics। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का घटना, रिड्यूस होना, कम होना। तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी? बाय द पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। यदि हम डायलेक्ट्रिक्स मटेरियल को पोलराइज्ड करते हैं तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। हेडिंग समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? कैपेसिटर में। कहाँ करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज? कैपेसिटर में। और कैपेसिटर बनाने के लिए हमें दो पैरेलल प्लेट लेना पड़ता। क्या करना पड़ेगा? दो पैरेलल प्लेट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दो पैरेलल प्लेट कंसीडर करेंगे और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे। तो consider two parallel plate A and B। दो पैरेलल प्लेट कंसीडर करते हैं। बिटवीन टू पैरेलल प्लेट
between two parallel plate dielectric medium फील्ड। दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेंगे, फील्ड करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ फील्ड करेंगे, दोनों प्लेट के बीच में आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड कर देना है, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करेंगे और उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारा जो पोलराइजेशन है वो एक निश्चित डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए। जो प्लस माइनस होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए, मतलब डाइपोल बन जाए। और यदि डाइपोल बनेगा तभी डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पैरेलल प्लेट, एक पैरेलल प्लेट, दूसरी पैरेलल प्लेट ए एंड पैरेलल प्लेट बी। अब पैरेलल प्लेट में क्या करते हैं हम लोग, चार्ज देते हैं। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लो इस चार्ज प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दो प्लेट कहीं पे रखते हैं तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें इधर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखते हैं। क्या है ये, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं। तो पोलराइजेशन क्या होता है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रख दिया, ठीक है। अब हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा वो देखते हैं। तो बना लीजिए, पहले डायग्राम को कंप्लीट करिए। ये PQRS हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इसमें हमने क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया कैपेसिटर को। तो प्लस क्यू चार्ज देने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, इसमें हम तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां डेवलप होगी जहां चार्ज होगा। यहाँ चार्ज है, यदि हमने इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया तो चार्ज है, जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब यहाँ पे when charge given to the capacitor, when charge given to the capacitor, जब हम चार्ज कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, when charge given to the capacitor, then external electric field develop
between external electric field developed between plate of capacitor, plate A and B। जैसे ही हम कैपेसिटर को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो प्लेट ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलेगी। इससे प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड उससे बाहर निकलती है, हमेशा निकलती है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से डेवलप हो जाएगी। इसको हम वेक्टर ईओ लिखेंगे। वेक्टर ईओ क्या है हमारा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर ईओ क्या है भाई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? जब आपने कैपेसिटर को चार्ज दिया उस चार्ज के कारण फील्ड डेवलप हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा क्या? इसके बाद जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के चार्ज को पोलराइज्ड कर देगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के चार्ज को क्या करेगा? पोलराइज्ड कर देगा। अब पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इंड्यूस हो जाएगी। कैसे होगी? और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से डिक्रीज होगी? हमारी हेडिंग है। हेडिंग कई लोगों को याद ही नहीं है। हेडिंग क्या है? कई लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। हेडिंग याद करिए ना पहले। जब आपको अपनी हेडिंग नहीं पता है तो कर क्या रहे हो? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहे हो। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ई नॉट वेक्टर, ये कब हुई है? जब आपने कैपेसिटर को चार्ज दिया है। जब आपने किसको? कैपेसिटर को। जब आपने कैपेसिटर को चार्ज दिया है तब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और कैपेसिटर को चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल फील्ड डेवलप हुई तब क्या होगा ये देखते हैं। दूसरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे डायग्राम में क्या होगा? ध्यान से देखिए। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? तुम लोग क्या देख रहे हैं? पीछे क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए ना, जहाँ समझना है उधर देखने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए। तो जब आपको ये प्लेट पे क्या चार्ज दिया आपने? प्लस चार्ज, मतलब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है, कल मैंने आपको बताया था, माइका हो सकता है। माइका हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। वैक्स हो सकता है, पेपर है। तो ये चीज यहाँ पे है, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या है? यही सारी चीजें। आप माइका समझिए, पेपर समझिए। तो पेपर हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह। आपने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। अब हुआ क्या? इसमें ये पॉजिटिव चार्ज और इधर इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यदि ये प्लेट पॉजिटिव देंगे तो इस पे अपने आप नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन मेथड, ठीक है। अब होगा क्या? ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? इसके जो पोलराइज्ड चार्ज है उसके सारे नेगेटिव चार्ज को इधर खींच लेगी। जो ये मॉलिक्यूल है उसके इसके पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? ये दोनों प्लेट बीच में चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसके जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं वो इस ओर डेवलप हो जाएंगे, इस ओर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव वाले चार्ज यहाँ और पॉजिटिव वाले चार्ज इधर।
क्या समझ में आया? जो यहाँ पे माइनस प्लस था उसके निगेटिव चार्ज निकल के इस टर्मिनल पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेट उधर के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। मतलब यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लेट पे एक सरफेस पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद ये प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इस तरफ सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सारे नेगेटिव चार्ज इस टर्मिनल पे, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज को खींच लेगा। क्लियर है? अब जिस तरह से ये प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के लिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। अब यहाँ पे एक फील्ड और बनेगी, एक फील्ड और डेवलप होगी कि नहीं? यहाँ से एक फील्ड और डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस फील्ड को हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या नाम है इसका? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यही है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुई? जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट के बीच में रखा तो उसमें उसके चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव थे। हमने जब कैपेसिटर को चार्ज दिया तो प्लेट ए पर पॉजिटिव, प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। इस प्लेट ए को कैपेसिटर को चार्ज देने की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई बिटवीन प्लेट और कैपेसिटर और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोलराइजेशन चार्ज थे यहाँ पे उसके नेगेटिव चार्ज प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल में और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट हो गए। अब ऐसा होने की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटरनल। दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कॉल्ड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के लिए चार्ज का होना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर फील्ड के डायरेक्शन हो गई। तो इस जो अंदर फील्ड डेवलप हुई है उसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की ओर, पोलराइज यहाँ से यहाँ। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसके बराबर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर पोलराइज होगी कि पोलराइज कुछ कम होगी? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईपी है वो कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा उससे कम रहेगी क्योंकि ये सोर्स चार्ज के कारण है। किसके कारण है? सोर्स चार्ज के कारण है। और सोर्स चार्ज के कारण फील्ड हमेशा ज्यादा होगी। ये तो इंडक्शन के कारण है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड must be greater than polarized इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा? बोलो जल्दी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, बोलिए, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है, किसी को कुछ आता ही नहीं। नेट क्या होगा? नेट मतलब कौन जाता है यहाँ पे? एक्सटर्नल, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो माइनस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर लिख लिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखूंगा? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E नॉट माइनस वेक्टर EP। ये लिखूंगा क्या? कितना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख दिया मैंने? वेक्टर E नॉट माइनस EP। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रहेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो इतना है, तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना, इन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब सेपरेट होगा। तो आप बताइए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटी की बढ़ी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? डिक्रीज हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये हमारी हेडिंग थी। कैसे डिक्रीज हुई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इंड्यूस हो गया, जिसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन। इस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम रहेगा। समझ में आया क्या? यहां तक बनाइए जल्दी से। तो इसके बाद देखें, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने आ चुकी है। कितनी? E नॉट माइनस EP। E नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल माइनस EP इसलिए लिखा क्योंकि एक्सटर्नल ज्यादा होगी, पोलराइज्ड कम होगी। और डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of external electric field। आ रहा समझ में? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस and magnitude of net electric field decreases।
magnitude of net electric field decreases. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही हमारी हेडिंग थी, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रिड्यूस होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई कि नहीं? समझ में आ गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी और उसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे जो हमने लिखा है E वेक्टर E इक्वल टू E नॉट माइनस EP, E नॉट को इससे डिवाइड कर दें, इसमें डिवाइड बाय वेक्टर E बोथ साइड। यदि इसको मैं E से डिवाइड कर दो तो 1 इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय E माइनस EP बाई E हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? EP बाई E। अब हियर E नॉट डिवाइडेड बाई E इक्वल टू के, विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो E नॉट अपॉन E इक्वल टू के, ये हमारा क्या हो गया? K हो गया। क्या हो गया? K हो गया। तो ये रिलेशन K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ। यदि कोई चार्ज एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यदि चार्ज किसी मीडियम में रख दिया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाय K एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जहां पे ये वाला K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। वाटर के लिए T मैंने बताया था, ठीक है ना? तो एयर के लिए 1 हो जाता है। अब E नॉट अपॉन E इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यदि मैं आपसे पूछूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी कि ग्रेटर देन 1 होगी, तो आप क्या बताएंगे? क्या बता सकते हैं? बताइए। ग्रेटर देन 1 कैसे? यहां देखिए, यहां E नॉट ग्रेटर देन E की E ग्रेटर देन E नॉट? केस आप बताइए। जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ज्यादा होगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो घट गया ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and magnitude of net electric field decreases. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है? E नेट इक्वल टू E नॉट माइनस EP। E नॉट सबसे ज्यादा, EP अपोजिट है, तो ये तो माइनस होगा ना हमेशा। यदि EP 0 है तो इक्वल टू E नॉट हो सकता है, लेकिन EP तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। यदि ये E नॉट 10 है, EP 2 है, तो एक्सटर्नल नेट कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1 आएगा। एक्सटर्नल कितना था? 10। नेट कितना आया? 1। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर दैन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ और इसको डिवाइड कर दें, यदि ई नॉट, ई को डिवाइड कर दो। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको केवल लिखने में मजा आता है, लिख लो। इस ई को यहाँ डिवाइड कर दिया तो क्या बना, ये ग्रेटर दैन, यहाँ 1 हो गया, और ई नॉट अपान ई क्या है, के, तो ये क्या बन जाएगा, के ग्रेटर दैन 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। The value of dielectric constant always greater than 1 from this relation, because E not always greater than E, because E not always greater than E, and E not divided by E is a dielectric constant which is also greater than 1। इस तरह से ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। लिख लीजिए, क्लियर है सभी को? ये रिलेशन याद रखिएगा। पोलराइजेशन में आपने देखा था इसका डायपोल मोमेंट 0 हो रहा था, लेकिन अब इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। डायपोल मोमेंट अब 0 नहीं होगा। क्लियर है? आगे हेडिंग लगाएंगे पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वैल्यू, मोमेंट पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ पोलराइज्ड of a polarized electric field, dielectric medium, polarized dielectric medium the electric dipole moment per unit value of a polarized dielectric medium is called polarization vector। Polarization vector is called polarization vector। It is denoted by vector P। वेक्टर क्वांटिटी है ये पोलराइजेशन वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर P से डिनोट करते हैं। से डिनोट करते हैं वेक्टर P से। These polarization vector is directly proportional to electric field। Is directly proportional to electric field vector, that is polarization vector directly proportional to electric field। क्या लिख दिया हमने, वेक्टर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर E। ठीक है, वेक्टर E जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन वेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, वेक्टर P इज इक्वल टू काई E वेक्टर, काई E।
where chi is the proportionality constant, chi chi, ठीक है ना, ये chi है, proportionality constant which is called, ये काई है, काई पानी में लगने वाली काई नहीं, कुछ लोग इसको चाय भी पढ़ते हैं, चचाई, चचाई, तो आपको काई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, CHI, काई which is called susceptibility, ये लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, काई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, susceptibility, susceptibility, इसे पढ़ते हैं susceptibility, proportionality constant which is called susceptibility, susceptibility किस मटेरियल का होता है, susceptibility उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पोलराइजेशन पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पोलराइजेशन पे, ये घटती बढ़ती रहती है, विच डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे निर्भर करती है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके हिसाब से साई इक्वल टू पी बाई ई, ये ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस, यहाँ से साई को यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, वेक्टर पी बाई वेक्टर ई, ये मटेरियल पे निर्भर करती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे निर्भर करेगी, मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर करता है, चार्ज पे, तो चार्ज आप सर्किट में देंगे प्लेट कैपेसिटर में, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ससेप्टिबिलिटी कम होगी, क्लियर है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EP इक्वल टू है रिलेशन हमारा सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के बराबर होता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम निकाल भी सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम से, डायपोल मोमेंट यदि यहाँ से निकालना चाहें पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, तो ये किसके बराबर, EP इक्वल टू सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट, P क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर किसके बराबर होता है, सिग्मा P, सिग्मा P क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या पोलराइज्ड वेक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
पढ़ चुके हो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। एक प्लेट होगी तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है ना। यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं आप। अभी मैंने लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू रख सकते हैं कितना, पी अपान एप्सिलॉन नॉट। ई पी की वैल्यू कितनी है, पी अपान एप्सिलॉन नॉट। और पी कितना है, पी इक्वल टू कितना है, काई ई। पी इक्वल टू कितना है, काई ई रख सकते हैं। इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। काई ई को एक टर्म को इधर ले लें, ई से डिवाइड कर दे चाहे तो ई इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई माइनस काई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और ई नॉट बाई ई क्या होता है, के। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू के माइनस काई नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको काई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना, के माइनस 1। सो काई इक्वल टू के माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रिलेशन, काई इक्वल टू कितना, के माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट आ गया आपके साथ। कैसे आया, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाया मैंने, इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, और ई पी इक्वल टू क्या है, पी बाई एप्सिलॉन नॉट। पी बाई एप्सिलॉन नॉट में पी रख दिया पोलराइजेशन वेक्टर काई ई यहाँ पे, और ई से डिवाइड कर दिया। तो ई नॉट बाई ई क्या है हमारा, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया, काई इक्वल टू के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट। मतलब काई हमारा के पे निर्भर करता है और मीडियम पे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। इट्स वैल्यू 8.854 10⁻12। याद रखिएगा वैल्यू, ठीक है। ये सारे रिलेशन आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से एमसीक्यू आता ही है पेपर में, इसलिए इसको याद रखेंगे। थ्योरी कॉन्सेप्ट था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।